आज हम प्रीएम्बर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स की संविधान की प्रस्तावना को पढ़ेंगे। आइए हम यहाँ पर संविधान की प्रस्तावना के बारे में आपको पढ़ते हैं। इसका ये आपको अध्याय 4 होगा, इंडियन पॉलिटी का अध्याय 4 है। और अध्याय 4 आपको प्रीएम्बर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान की प्रस्तावना है उनको पढ़ते हैं। देखिए, सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया। सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था। सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में ही आपको प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था। तदुपरांत मतलब उसके बाद कई अन्य देशों ने इसे अपनाया, जिनमें भारत भी शामिल है। प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। प्रस्तावना जो है वो संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। इसमें संविधान का सार होता है, मतलब कि कंक्लूजन होता है, निष्कर्ष होता है। प्रख्यात न्यायविद एवं संवैधानिक विशेषज्ञ एन ए पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा बनाया और पेश किया गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा बनाए और पेश किए गए एवं संविधान सभा द्वारा अपनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित किया गया था। मतलब प्रीएम्बर को 1976 में आपको प्रीएम्बर को मतलब संविधान की प्रस्तावना को 1976 द्वारा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित किया गया, जिसने इसमें आपको समाजवादी मतलब इस प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द सम्मिलित किए। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित किया गया था, जिसने इसमें समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द सम्मिलित किए। तो इसने 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित किया गया, जिसने इसमें समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द सम्मिलित किए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा बनाए और पेश किए गए एवं संविधान सभा द्वारा अपनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित किया गया, जिसने इसमें समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द सम्मिलित किए। अब यहाँ पर आपको यहाँ देखिए पॉइंट 1 आपको यहाँ पर लिखा हुआ है संविधान सभा। आप क्या देखिए, तो नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना लाया गया और 22 जून 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार किया। अब देखिए नेहरू द्वारा आपको 13 दिसंबर 1946 है, आपको माफ़ कीजिए 13 दिसंबर 1946 है। तो नेहरू द्वारा आपको 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना लाया गया और उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। आपको यहाँ पर उद्देश्य प्रस्ताव आपको लाया गया और 22 जून 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार किया था। तो नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को ये उद्देश्य प्रस्ताव जिसे बोलते हैं प्रस्तावना, ये आपको लाया गया था और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार किया था। संविधान सभा ने इसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया था। अब आगे यहाँ पर आपको है अगला टॉपिक आपको है संविधान के प्रस्तावना की विषय वस्तु क्या है, इसको देखते हैं। संविधान के प्रस्तावना की विषय वस्तु देखते हैं। अपने देखिए वर्तमान स्वरूप में प्रस्तावना इस प्रकार पढ़ा जाता है। अपने वर्तमान स्वरूप में प्रस्तावना हम इस प्रकार पढ़ते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास एवं उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुत्व बढ़ाने के दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। यह आपको है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए
तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुत्व बढ़ाने के दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। यहाँ आपको देखिए अगला टॉपिक है प्रस्तावना के तत्व। आपको देखिए प्रस्तावना में 4 मूल तत्व हैं। प्रस्तावना में 4 मूल तत्व, जिसमें पहला आपके यहाँ पे देखिए संविधान के अधिकार का स्रोत। देखिए संविधान के अधिकार का स्रोत, प्रस्तावना कहती है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है। प्रस्तावना कहती है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है। संविधान के अधिकार का स्रोत यहाँ पे देखिए प्रस्तावना कहती है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है। आगे आपके यहाँ पे देखिए दूसरा यहाँ पर है कि भारत की प्रकृति देखिए यह घोषणा करती है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक एवं गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है। भारत की प्रकृति में आप देखिए यह घोषणा करती है, मतलब प्रस्तावना घोषणा करती है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक एवं गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है। अब यहाँ पर तीसरा है संविधान के उद्देश्य संविधान के उद्देश्य इसके अनुसार न्याय, स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व संविधान के उद्देश्य है। चौथा आपके यहाँ पर है कि संविधान लागू होने की तिथि। देखिए संविधान लागू होने की तिथि यह 26 नवंबर 1949 की तिथि का उल्लेख करती है। संविधान लागू होने की जो तिथि है ये आपको 26 नवंबर 1949 की तिथि का उल्लेख करती है। अब यहाँ देखिए प्रस्तावना में जो मुख्य शब्द है उसको यहाँ पर देखते हैं। अगला टॉपिक आपके यहाँ पे प्रस्तावना में आपको मूल शब्द यहाँ पर देखिए आपको प्रस्तावना में मुख्य शब्द यहाँ पर देखिए प्रस्तावना में कुछ मुख्य शब्दों का उल्लेख किया गया। ये शब्द आपको है संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व। इनका विस्तार से उल्लेख नीचे किया गया है। अब देखिए सबसे आपको समय किसी अन्य देश का डोमिनियन आपको है। देखिए संप्रभु शब्द का मतलब यह है कि भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी अन्य देश करने के लिए स्वतंत्र है। देश पर निर्भर है और ना ही किसी पर और कोई शक्ति नहीं है और ये अपने मामलों आंतरिक अथवा बाहरी का निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र है। अब यहाँ देखिए यद्यपि वर्ष 1949 में भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकार करते ब्रिटेन को इसका प्रमुख माना। यद्यपि वर्ष 1949 में भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकार करते ब्रिटेन को इसका प्रमुख माना, तथापि संविधान से अलग यह घोषणा किसी भी तरह से भारतीय संप्रभुता को प्रभावित नहीं करती। इसी प्रकार भारत की संयुक्त राष्ट्र में सदस्यता उसकी सत्ता को किसी मायने में सीमित नहीं करती। इसी प्रकार भारत की संयुक्त राष्ट्र में सदस्यता उसकी संप्रभुता को किसी मायने में सीमित नहीं करती। एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत किसी विदेशी सीमा अधिग्रहण अथवा किसी अन्य देश के पक्ष में अपनी सीमा के किसी हिस्से पर से दावा छोड़ सकता है। एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत हमको जानते पॉइंट नंबर 2 और 3 क्या है। पॉइंट भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 शासक पर निर्भर या उपनिवेश था। अगस्त 1947 से थी। 26 जनवरी 1950 को खुद को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य घोषित कर भारत इससे मुक्त हो गया। हालांकि पाकिस्तान में 1956 तक ब्रिटिश डोमिनियन रहा। पाकिस्तान में 1956 तक आपको ब्रिटिश डोमिनियन रहा। अब यहाँ देखिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने तक भारत 15 अगस्त 1947 से को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य घोषित कर भारत इससे मुक्त हो गया। हालांकि पाकिस्तान 1956 तक ब्रिटिश डोमिनियन रहा। आपके यहाँ पर तीसरा पॉइंट था संविधान सभा की तीसरा पॉइंट आपके यहाँ पर है
संप्रभुता देखिए, संविधान सभा के कुछ सदस्यों के मन में व्याप्त शंकाओं को दूर करते हुए 1949 में पंडित नेहरू ने कहा, हमने काफ़ी पहले पूर्ण स्वराज प्राप्त करने की प्रतिज्ञा ली थी, हमने इसे प्राप्त भी किया है और प्राप्त किया है। क्या कोई राष्ट्र दूसरे देश के साथ गठबंधन में अपनी स्वतंत्रता खो सकता है? गठबंधन का देखिए, गठबंधन का समान मतलब आदेश है। संप्रभु देखिए, संप्रभु राष्ट्रकुल से स्वतंत्र, संप्रभु राष्ट्रकुल से स्वतंत्र जुड़ाव इस तरह के वचनों के तहत नहीं हो सकती। मजबूती इस में हो सकता है। उन्होंने आगे कहा, जिस में कुछ सदस्यों के मन में व्याप्त शंकाओं को दूर करते हुए 1949 में पंडित नेहरू ने कहा, हमने काफ़ी पहले पूर्ण स्वराज प्राप्त करने की प्रतिज्ञा ली थी, हमने इसे प्राप्त भी किया है। क्या कोई राष्ट्र दूसरे देश के साथ गठबंधन में अपनी स्वतंत्रता खो सकता है? गठबंधन का समान मतलब आदेश है। संप्रभु राष्ट्रकुल से स्वतंत्र, संप्रभु राष्ट्रकुल से स्वतंत्र जुड़ाव इस तरह के वचनों के तहत नहीं हो सकता। इसकी मजबूती इसमें व्याप्त उल्लेखशीलता एवं स्वतंत्रता में निहित है। इसलिए यह सर्वविदित है कि कोई भी सदस्य राष्ट्र अपनी इच्छानुसार राष्ट्रमंडल छोड़ सकता है। उन्होंने आगे कहा, यह एक स्वतंत्र इच्छा शक्ति वाला समझौता है। अब यहाँ पर चौथा पॉइंट आपको था कि सीमित नहीं करती। अब देखिए, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ आपको था वो 1945 ईस्वी में ही आपको बन गया था। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सदस्य था वो 1945 ईस्वी में ही आपको बन गया था। अब यहाँ पर दूसरा शब्द आपको यहाँ पर है समाजवादी। देखिए, यहाँ पर वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन से पहले भी भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में समाजवादी लक्षण मौजूद थे। तो वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन से पहले भी भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में आपको समाजवादी लक्षण आपको मौजूद थे। दूसरे शब्दों में जो बात पहले संविधान में अंत नहीं थी, उसे स्पष्ट रूप से जोड़ दिया गया और फिर कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी स्वरूप को स्थापित करने के 1955 में अवारी सत्र में एक प्रस्ताव पारित कर उसके अनुसार कार्य किया। देखिए, आबादी सत्र का प्रस्ताव यहाँ पर कहता है क्या, कांग्रेस के उद्देश्यों और भारत के संविधान की प्रस्तावना, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में उल्लेखित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आयोजना समाज के समाजवादी प्रारूप की स्थापना को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए, जहाँ उत्पादन के मुख्य साधन सामाजिक स्वामित्व या नियंत्रण में हो। उत्पादन में कर्मिक रूप से तेजी लाई जाती है और राष्ट्रीय संपत्ति का समान वितरण होता है। आपके यहाँ अवारी सत्र में जो प्रस्ताव लाया गया उसमें कहा गया था, वो प्रस्ताव उसमें आपको ऐसा कहा गया था, कांग्रेस के उद्देश्यों और भारत के संविधान की प्रस्तावना, राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में उल्लेखित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आयोजना समाज के जहाँ उत्पादन के मुख्य साधन के नियंत्रण में हो, उत्पादन में कर्मिक रूप से तेजी लाई जाती है और राष्ट्रीय संपत्ति का समान वितरण होता है। यह बात आपको ध्यान समाजवाद जो आपको है वो आपको लोकतांत्रिक समाजवाद है, ना कि साम्यवादी समाजवाद, जिसे राज्याश्रित समाजवाद भी कहा जाता है। इसमें उत्पादन और वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण और निजी संपत्ति का उन्मूलन शामिल है। लोकतांत्रिक समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है, जहाँ सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र साथ साथ मौजूद रहते हैं। जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, उपेक्षा, बीमारी एवं अवसर की असमानता को समाप्त करना है। भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला-जुला रूप है। इसमें गांधीवादी समाजवाद की ओर ज़्यादा झुकाव है। अब देखिए, उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण।
उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की नई आर्थिक नीति 1991 में ने हालांकि भारत के समाजवादी प्रतिरूप को थोड़ा लचीला बनाया है। अब यहाँ पे देखिए छठा पॉइंट देखिए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा हमें हमेशा यह हमें हम हमें सॉरी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा हमने हमेशा इससे यह कहा है कि समाजवाद का हमारा अपना ब्रांड है। हम अपनी ज़रूरत के अनुसार जिन क्षेत्रों में आवश्यकता होगी उनका राष्ट्रीयकरण करेंगे। सिर्फ राष्ट्रवाद ही समाजवाद का हमारा प्रकार नहीं है। हमने हमने हमेशा से यह कहा है कि समाजवाद के अनुसार जिन क्षेत्रों में आवश्यकता होगी ही समाजवाद का हमारा प्रकार नहीं है। अब एक यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय क्या कि सर्वोच्च न्यायालय ने ही आपको यहाँ पर कहा था क्या कि लोकतांत्रिक समाजवाद उच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, उपेक्षा, बीमारी, अवसर की असमानता है। तो ये जो बात है, ये कथन आपको कहा गया था जीबी पंत कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था। जब सर्वोच्च न्यायालय के पास 2000 ईस्वी में आपको जीबी पंत कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का मामला आया था, तब उसने ये बातें कही थी कि लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, उपेक्षा, बीमारी एवं अवसर की असमानता को समाप्त करना आपको है। अब यहाँ पर 8वां पॉइंट देखिए नाकारा बनाम भारत संघ 1983 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नकारा गया। धर्म माता ऐसे ही राज्य की स्थापना करना चाहते थे। इसे संविधान में अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जोड़े गए हैं। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष की सभी अवधारणाएं विद्यमान है। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की सभी अवधारणाएं विद्यमान है। हमारे देश में सभी धर्म समान है और उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त है। ये जो आपको देखिए आपको जो 9वां पॉइंट था देखिए राज्य के धर्म के प्रति व्यवहार के आधार पर 3 तरह के राज्यों को 3 व्यवहार के आधार पर 3 तरह के राज्यों को अपनाया गया। पहला नास्तिक राज्य के धर्म विरोधी राज्य जो सभी धर्मों का विरोध करते हैं उसको नास्तिक राज्य बोलते हैं। उसका देखिए सैद्धांतिक राज्य ऐसा राज्य जिसका अपना विशेष धर्म होता है, जैसे बांग्लादेश, बर्मा, श्रीलंका, पाकिस्तान आदि इसका अपना राज धर्म होता है, जिसको हम सैद्धांतिक राज्य बोलते हैं। आपको दूसरा को था आपको सैद्धांतिक राज्य उसे बोलते हैं ऐसा राज्य जिसका अपना विशेष धर्म होता है, जैसे बांग्लादेश, बर्मा, श्रीलंका, पाकिस्तान आदि। उसका आपको यहाँ पर है धर्मनिरपेक्ष राज्य। धर्मनिरपेक्ष राज्य धर्म के मामले में तटस्थ रहता है और अपना कोई विशेष धर्म नहीं होता है। उदाहरण के आपको अमेरिका और भारत का आप ले सकते हैं। वेलकम टू इतिहास क्लास। धर्मनिरपेक्ष अध्याय 4 जो आपका है प्रीएम्बर जो आपको प्रस्तावना है भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उनकी हम यहाँ पर उनको पढ़ रहे हैं अध्याय 4 के अंतर्गत। उनका आपको टॉपिक है धर्मनिरपेक्ष। आपको अगला यहाँ पे उनका टॉपिक है अध्याय 4 का आपको अगला टॉपिक है धर्मनिरपेक्ष।
धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। धर्मनिरपेक्ष शब्द को भी आपको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया, जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने भी 1974 में कहा था। यद्यपि धर्मनिरपेक्ष राज्य शब्द का स्पष्ट रूप से संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है, तथापि इसमें कोई संदेह नहीं है कि संविधान के निर्माता ऐसे ही राज्य की स्थापना करना चाहते थे। इसलिए संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जोड़े गए हैं। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की सभी अवधारणाएं विद्यमान है, अर्थात हमारे देश में सभी धर्म समान है और उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त है। यहाँ देखिए पॉइंट नंबर आपको 9 है, तो पॉइंट नंबर आपको 9 भी आपको कर चुके थे। देखते हैं यहाँ पे, देखिए पॉइंट नंबर 9 आपको है। देखिए धर्मनिरपेक्ष राज्य ऐसा राज्य धर्म के मामले में तटस्थ रहता है और इस तरह उसका अपना कोई विशेष धर्म नहीं होता है। उदाहरण के अमेरिका और भारत को आप ले सकते हैं। अब यहाँ पे आपको अगला टॉपिक यहाँ पर आपको है लोकतांत्रिक। हम इसको पढ़ते हैं। अगला यहाँ पर आपको है लोकतांत्रिक। आपको देखिए लोकतांत्रिक, देखिए संविधान की प्रस्तावना में एक लोकतांत्रिक राज व्यवस्था की परिकल्पना की गई है। यह प्रचलित संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में है। संविधान की प्रस्तावना में एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की गई है। यह प्रचलित संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है। यह प्रचलित संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में आपको हो। अब यहाँ पर आप देखिए, अर्थात सर्वोच्च शक्ति जो आपको है वो आपको किसके हाथ में है, तो वो आपको जनता के हाथ में हो। अब यहाँ देखिए पॉइंट नंबर 10 है। आपको देखिए तत्कालीन केंद्रीय विधि मंत्री HR गोखले ने इस व्यवस्था को ऐसे परिभाषित किया। तत्कालीन केंद्रीय विधि मंत्री HR गोखले ने इस व्यवस्था को ऐसे परिभाषित किया है। देखिए आप उसकी परिभाषा, जिस धर्म से आप संबंध रखते हैं उसमें आस्था और उपासना की स्वतंत्रता होगी। राज्य के पास करने के कुछ नहीं होगा सिवा इसके कि वह सभी धर्मों को समान समझे। लेकिन राज्य किसी धर्म का कोई संस्थापक नहीं होगा। इसी तरह भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश पी.वी. गजेंद्र ने भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता को इस तरह परिभाषित किया। राज्य किसी धर्म विशेष के प्रति समर्पित नहीं हो सकता। यह अधार्मिकता या धर्म विरोध नहीं है। यह सभी धर्मों को समान स्वतंत्रता प्रदान करता है। यहाँ आपको देखिए लोकतंत्र, आपको देखिए इसमें कि संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक व्यवस्था का हम पर संविधान की प्रस्तावना में एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की गई है। यह प्रचलित संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है। सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में हो। अब यहाँ पर आपको देखिए कि लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष। लोकतंत्र आपको दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग अपनी शक्ति का इस्तेमाल प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, जैसे स्विट्जरलैंड में। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग अपनी शक्ति का इस्तेमाल प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, जैसे स्विट्जरलैंड में। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के चार मुख्य औजार है। इनके नाम आपको है परिप्रेक्षा, मतलब रेफरेंडम, प्रत्यावर्तन या प्रत्याशियों को वापस रिकॉल, तथा जनमत संग्रह जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्लीबीसाइट। दूसरी ओर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और सरकार चाहते हुए कानूनों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार के लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है। यह दो प्रकार का होता है, संसदीय और राष्ट्रपति के अधीन। अब यहाँ आप देख सकते, अगला पॉइंट था कि देखिए डेमोक्रेसी शब्द को दो ग्रीक शब्दों से मिलाकर बनाया गया है, डेमोस एवं क्रेसिया। इसका तात्पर्य क्रमशः लोग एवं शासन होता है। तो डेमोस का मतलब आपको होता है लोग, एवं क्रेसिया का मतलब आपको होता है शासन, अर्थात लोगों का शासन। अब देखिए बारह में कि जनमत वह तरीका है जिसके जरिए सीधे मतदान द्वारा विधायी व्यवस्था तय होती है। देखिए जनमत वह तरीका है जिसके जरिए सीधे मतदान द्वारा विधायी व्यवस्था तय होती है।
उपकरण देखिए एक तरीका है जिसके ज़रिए लोग किसी अध्यादेश को प्रभावी बनाने के विधानमंडल को कह सकते हैं। बुलाना देखिए अब क्या है, देखिए बुलाना क्या है, यह एक तरीका है जिसके ज़रिए मतदाता प्रतिनिधि को हटा सकते हैं या एक अधिकारी को कर्तव्य पालन ना करने पर उसके कार्यकाल से पहले हटा सकते हैं। जनमत से निर्णय देखिए सार्वजनिक महत्व के किसी मुद्दे पर इस तरीके से लोगों की राय ली जाती है। सामान्यतः इसका प्रयोग क्षेत्रीय विवाद के निपटारे के लिए किया जाता है। देखिए जनमत क्या है, देखिए जनमत वह तरीका है जिसके ज़रिए सीधे मतदान द्वारा विधायी व्यवस्था तय होती है। अब उपकर्म क्या है, देखिए उपकर्म एक तरीका है जिसके ज़रिए लोग किसी अध्यादेश को प्रभावी बनाने के लिए विधानमंडल को कह सकते हैं। बुलाना क्या है, देखिए यह एक तरीका है, बुलाना एक तरीका है जिसके ज़रिए मतदाता प्रतिनिधि को हटा सकते हैं या एक अधिकारी को कर्तव्य पालन न करने पर उसके कार्यकाल से पहले हटा सकते हैं। अब देखिए जनमत से निर्णय सार्वजनिक महत्व के किसी मुद्दे पर इस तरीके से लोगों की राय ली जाती है। सामान्यतः इसका प्रयोग क्षेत्रीय विवाद के निपटारे के लिए किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए आपको इसमें हम देख रहे थे कि आपको जो लोकतंत्र 2 प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग अपनी शक्ति का इस्तेमाल प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, जैसे स्विट्ज़रलैंड में। अब देखिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र के 4 मुख्य औजार है। पहला आपको परिपीक्षा जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं आपको रेफरेंडम, दूसरा आपको होता है पहल इनिशिएटिव और तीसरा आपको होता है प्रत्यावर्तन या प्रत्याशी को वापस बुलाना जिसको अंग्रेजी में रिकॉल बोलते हैं। चौथा आपको यहाँ पर जनमत संग्रह जिसको अंग्रेजी में प्लेबिसाइट बोलते हैं। दूसरी और अप्रत्यक्ष चुने गए प्रतिनिधि सम्मान करते हैं। इस प्रकार के लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है। प्रतिनिधि लोकतंत्र भी आपको कहा जाता है। यह 2 प्रकार का आपको होता है, संसदीय और राष्ट्रपति के अधीन। भारतीय संविधान में प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है। भारतीय संविधान में प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है जिसमें कार्यकारिणी अपनी सभी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति जवाबदेह है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता एवं भेदभाव का अभाव भारतीय राज्य व्यवस्था के लोकतांत्रिक लक्षण के स्वरूप हैं। अब यहाँ पे देखिए संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का इस्तेमाल विविध रूप में किया गया है जिसमें न केवल राजनीतिक लोकतंत्र बल्कि सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को भी शामिल किया गया है। इस आयाम पर डॉक्टर अम्बेडकर ने आपको 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में दिए गए अपने भाषण में विशेष बल देते हुए कहा था, राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अस्थायी नहीं बन सकता जब तक कि उसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो। आपको बी आर अम्बेडकर ने कहा था राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अस्थायी नहीं बन सकता जब तक उसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो। सामाजिक लोकतंत्र का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है वह जीवन शैली जो स्वाधीनता, समानता तथा भ्रातृत्व को मान्यता देती हो। स्वाधीनता, समानता और भ्रातृत्व के सिद्धांत को अलग से एक नई त्रयी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। ये आपस में मिलकर एक त्रयी की रचना इस अर्थ में करते हैं कि यदि इनमें से एक को भी अलग कर दिया जाए तो लोकतंत्र का उद्देश्य ही पराजित हो। स्वाधीनता को समानता से भी अलग नहीं किया जा सकता। समानता के अभाव में स्वाधीनता से कुछ का आधिपत्य अनेक पर स्थापित होने की स्थिति बनेगी। समानता के अभाव में स्वाधीनता से कुछ का आधिपत्य अनेक पर स्थापित होने की स्थिति बनेगी। समानता बिना स्वाधीनता के व्यक्तित्व, पहल अथवा उद्यम को समाप्त कर देगी। इसी संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने 1997 में व्यवस्था दी। संविधान एक समत्वपूर्ण
संविधान एक समत्वपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की स्थापना का लक्ष्य रखता है जिससे कि प्रत्येक नागरिक को भारत गणराज्य के सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्रदान किया जा सके। अब यहाँ अगला आपको है गणतंत्र को देखिए क्या है गणतंत्र। आपको जो अगला टॉपिक यहाँ पर गणतंत्र। एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था को 2 वर्गों में बाँटा जा सकता है। पहला राजशाही और गणतंत्र। बाँटा जा सकता है राजशाही और गणतंत्र में। देखिए यहाँ पे राजशाही व्यवस्था में राज्य का प्रमुख आमतौर पर राजा या रानी होता है। उत्तराधिकारिता के माध्यम से पद पर आसीन होता है जैसा कि ब्रिटेन में। वहीं गणतंत्र में राज्य प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुनकर आता है जैसे अमेरिका। इससे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणतंत्र का अर्थ यह है कि भारत का प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति चुनाव के जरिए सत्ता में आता है। चुनाव के जरिए आपको सत्ता में आता है। उसका चुनाव 5 वर्ष के लिए आपको अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। गणतंत्र के अर्थ में 2 और बातें शामिल हैं। पहली यह कि राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति जैसे राजा के हाथ में होने की बजाय लोगों के हाथ में होती है। दूसरी, किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति। इसलिए हर सार्वजनिक कार्यालय बगैर किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के लिए खुला होगा। अब यहाँ पर अगला आपको है न्याय। प्रस्तावना में न्याय 3 भिन्न रूपों में शामिल है। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक। इनकी सुरक्षा मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक सिद्धांतों के विभिन्न उपबंधों के जरिए की जाती है। सामाजिक न्याय का अर्थ है हर व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव किए समान व्यवहार। इसका मतलब है समाज में किसी वर्ग विशेष के लिए विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति और अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं की स्थिति में सुधार। आर्थिक न्याय का अर्थ है कि आर्थिक कारणों के आधार पर किसी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें संपदा आय एवं संपत्ति की असमानता को दूर करना भी शामिल है। सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय का मिला-जुला रूप अनुपाती न्याय को परिलक्षित करता है। राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, चाहे वो राजनीतिक दफ्तरों में प्रवेश की बात हो अथवा अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का अधिकार। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय के इन तत्वों को 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय के इन तत्वों को 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया है। अब यहाँ अगला अवसर प्रदान करना। स्वतंत्रता का अर्थ है लोगों की गतिविधियों पर किसी प्रकार की रोक-टोक की अनुपस्थिति तथा साथ ही व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करना। प्रस्तावना हर व्यक्ति के लिए मौलिक अधिकारों के जरिए अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सुरक्षित करती है। इनके हनन के मामले में कानून का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। जैसा कि प्रस्तावना में कहा गया है, भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफलतापूर्वक चलाने के लिए स्वतंत्रता परम आवश्यक। हालांकि स्वतंत्रता का अभिप्राय यह नहीं है कि हर व्यक्ति को कुछ भी करने का लाइसेंस मिल गया हो। स्वतंत्रता के अधिकार का इस्तेमाल संविधान में लिखी सीमाओं के भीतर ही किया जा सकता है। संक्षेप में कहा जाए तो प्रस्तावना में प्रदत्त स्वतंत्रता एवं मौलिक अधिकार शर्त रहित नहीं है। हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति 1789 से लेकर 1799 ईस्वी तक जो घटी थी, फ्रांस की क्रांति से लिया गया। हमारी प्रस्तावना में आपको स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति से लिया गया है और फ्रांस की क्रांति आपको 1789 से लेकर 1799 ईस्वी तक घटी थी। अब देखिए समता, आपको यहाँ पे समता देखिए। समता का समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने को उपबंध। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हर नागरिक को स्थिति और अवसर की समता प्रदान करती है। इस उपबंध में समता के 3 आयाम शामिल है: नागरिक, राजनीतिक एवं आर्थिक। मौलिक अधिकार पर निम्न प्रावधान नागरिक समता को सुनिश्चित करते हैं। और पहला आप देखिए यहाँ पर विधि के समक्ष आपको समता। विधि के समक्ष समता आपको अनुच्छेद 14 के अंतर्गत धर्म, जाति, लिंग
धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर मूल वंश निषेध अनुच्छेद 15 के अंतर्गत, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता अनुच्छेद 16 के अंतर्गत, अस्पृश्यता का अंत आपको अनुच्छेद 17 के अंतर्गत, और ई आपको देखिए उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। मतलब पहला आपको है विधि के समक्ष समता अनुच्छेद 14 के अंतर्गत, दूसरा आपको है धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर मूल वंश निषेध जो कि आपको अनुच्छेद 15 के अंतर्गत आते हैं, और तीसरा आपको यहाँ पर लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता जो कि अनुच्छेद 16 के अंतर्गत आते हैं, और आपको अगला यहाँ अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 के अंतर्गत, उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। आगे देखिए संविधान में दो ऐसे उपबंध हैं जो राजनीतिक समता को सुनिश्चित करते प्रतीत होते हैं। प्रथम है कि धर्म, जाति, लिंग अथवा वर्ग के आधार पर किसी व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल होने का अयोग्य करार नहीं दिया जाएगा। अनुच्छेद 325 दूसरा है लोकसभा और विधानसभाओं के लिए वैयक्तिक मतदान का प्रावधान अनुच्छेद 326। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 39 महिला तथा पुरुष को जीवन यापन के पर्याप्त साधन और समान काम के लिए समान वेतन के अधिकार को सुरक्षित करते हैं। अब यहाँ देखिए अगला टॉपिक आपके यहाँ पे बंधुत्व को यहाँ पर लेते हैं। ठीक है, बंधुत्व का अर्थ भाईचारे की भावना। आपको संविधान एकल नागरिकता के तंत्र के माध्यम से भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करता है। मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 क में आपको है। मौलिक कर्तव्य भी कहते हैं कि यह हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय अथवा वर्ग विविधता से ऊपर उठकर सौहार्द और आपसी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करेगा। प्रस्तावना कहती है कि बंधुत्व में दो बातों को सुनिश्चित करना होगा। पहला, व्यक्ति का सम्मान, और दूसरा, देश की एकता और अखंडता। अखंडता शब्द को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। तो आपको देखिए संविधान सभा की प्रारूप समिति के एक सदस्य के एम मुंशी के अनुसार व्यक्ति के गौरव का अर्थ यह है कि संविधान न केवल वास्तविक रूप में भलाई तथा लोकतांत्रिक तंत्र की मौजूदगी सुरक्षित करता है, बल्कि यह भी मानता है कि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व पवित्र है। इस पर किसी व्यक्ति के गौरव को सुनिश्चित करने वाले मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के कुछ प्रावधान बल देते हैं। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य 51 क में कहा गया है कि भारत के हर नागरिक की जिम्मेदारी होगी कि वह महिलाओं के गौरव को ठेस पहुंचाने वाली किसी भी हरकत का त्याग करे और भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे। देश की एकता और अखंडता पद में राष्ट्रीय अखंडता के दोनों मनोवैज्ञानिक और सीमाई आयाम शामिल है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत का वर्णन राज्यों के संघ के रूप में किया गया ताकि यह बात स्पष्ट हो जाए कि राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। इससे भारतीय संघ की बदली न जा सकने वाली प्रकृति का परिरक्षण होता है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय अखंडता के लिए बाधक सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद इत्यादि जैसी बाधाओं पर पार पाना आपको है। अब यहाँ देखिए प्रस्तावना का महत्व देखिए। प्रस्तावना उस आधारभूत दर्शन और राजनीतिक, धार्मिक एवं नैतिक मौलिक मूल्यों का उल्लेख है जो हमारे संविधान के आधार है। इसमें संविधान सभा की महान और आदर्श सोच उल्लिखित है। इसके अलावा यह संविधान की नींव रखने वालों के सपनों और अभिलाषाओं का परीक्षण करती है। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के अध्यक्ष सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर के शब्दों में संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य के एम मुंशी के अनुसार प्रस्तावना हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल ये बात है कि आपको पूछा जाता है ये कथन किसने कहा था, तो ये कथन आपको के एम मुंशी ने कहा था कि हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल आपको प्रस्तावना है। संविधान सभा के एक अन्य सदस्य पंडित ठाकुर दास भार्गव ने संविधान की प्रस्तावना के संबंध में कहा, प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है। यह संविधान की आत्मा है, यह संविधान की कुंजी है, यह संविधान का आभूषण है, यह एक उचित स्थान है जहाँ से कोई भी संविधान का मूल्यांकन कर सकता है।
सुप्रसिद्ध अंग्रेज राजनीति शास्त्री सर अर्नेस्ट बार्कर संविधान की प्रस्तावना लिखने वालों को राजनीतिक बुद्धिजीवी कहकर अपना सम्मान देते हैं। वह प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहते हैं। तो आप यहाँ देखिए, अंग्रेज राजनीति शास्त्री जो आपको सर अर्नेस्ट बार्कर थे, उसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कुंजी नोट कहते हैं। यहाँ देखिए पॉइंट 13, आपको इसको देखते हैं पॉइंट 13 में क्या बात है। देखिए यहाँ पे उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना से यह प्रतीत होता है कि विस्तार में यह पुस्तक के वाद विवाद का सारगर्भित अंश है, इसलिए इसे कुंजी नोट के रूप में स्वीकारना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना से यह प्रतीत होता है कि विस्तार में पुस्तक के वाद विवाद का सारगर्भित अंश है, इसीलिए इसे कुंजी नोट के रूप में स्वीकारना चाहिए। अब आगे यहाँ पर आपको है, देखिए वह प्रस्तावना के पार्ट 14 से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी 1951 के शुरुआत में इसका उल्लेख किया है। अब यहाँ देखिए आपको इसका पॉइंट 14 देखिए, उन्होंने लिखा मतलब ये आपको जो ब्रिटिश राजनीति शास्त्री जो आपको थे, ये अर्नेस्ट बार्कर ने लिखा अपनी पुस्तक में उन्होंने लिखा, क्या लिखा? उन्होंने लिखा, मैं इसे उल्लिखित करने में गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इस बात पर गर्व है कि भारत के लोगों को अपना स्वतंत्र जीवन, राजनीतिक परंपरा और सिद्धांतों को शामिल कर शुरू करना चाहिए। जिस पश्चिम को हम पाश्चात्य कहते हैं, लेकिन जो पाश्चात्य से ज़्यादा कुछ है। उन्होंने लिखा, मैं इसे उल्लिखित करने में गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इस बात पर गर्व है कि भारत के लोगों को अपना स्वतंत्र जीवन, राजनीतिक परंपरा और सिद्धांतों को शामिल कर शुरू करना चाहिए। जिस पश्चिम को हम पाश्चात्य कहते हैं, लेकिन जो पाश्चात्य से ज़्यादा कुछ है। अब यहाँ पर देखिए भारत के हिदायतुल्लाह मानते हैं प्रस्तावना अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के समान है। प्रस्तावना जो आपको है, वो आपको अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के समान है, लेकिन यह एक घोषणा से भी ज़्यादा है। यह हमारे संविधान की आत्मा है, जिसमें हमारे राजनीतिक समाज के तौर तरीकों को दर्शाया गया है। इसमें गंभीर संकल्प शामिल है, जिन्हें एक क्रांति ही परिवर्तित कर सकती है। अब यहाँ पॉइंट नंबर 15 को यहाँ पर देखिए, पॉइंट नंबर 15 में आपको यहाँ पर है एम हिदायतुल्लाह, देखिए वो कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए अगला यहाँ पर टॉपिक इसी का है कि संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना को, यहाँ देखिए संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना को लेकर एक विवाद रहता है कि क्या यह संविधान का एक भाग है या नहीं है। देखिए बेरूबारी संघ मामले 1960 यहाँ पर देखिए संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति द्वारा संदर्भ लिया गया, जो बेरूबारी संघ और एन्क्लेव परिवर्तन 1960 के बारे में भारत पाकिस्तान समझौते को लागू करने से संबंधित था। संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति द्वारा संदर्भ लिया गया, जो बेरूबारी संघ और एन्क्लेव परिवर्तन 1960 के बारे में भारत पाकिस्तान समझौते को लागू करने से संबंधित था। बेरूबारी संघ मामले 1960 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान में निहित सामान्य प्रयोजनों को दर्शाता है और इससे संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क के लिए एक कुंजी है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद में प्रयोग की गई व्यवस्थाओं के अनेक अर्थ निकलते हैं। इस व्यवस्था के उद्देश्य को प्रस्तावना में शामिल किया गया है। प्रस्तावना की विशेषता को स्वीकारने के लिए इस उद्देश्य के बारे में व्याख्या करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना जो है वो आपको संविधान का भाग नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने कहा था प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग नहीं है। ये लाइन काफ़ी महत्वपूर्ण है। केशवानंद भारती मामले 1973 में, देखो केशवानंद भारती मामले 1913, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला जो 1973 में आया था, में उच्चतम न्यायालय ने पूर्व व्याख्या को अस्वीकार कर दिया और यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। तो अब देखिए केशवानंद भारती मामले बनाम केरल राज्य के मामले उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना जो है वो भारतीय संविधान का ही एक भाग है। यह महसूस किया गया कि प्रस्तावना संविधान का अति महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रस्तावना संविधान का अति महत्वपूर्ण हिस्सा है और संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित महान विचारों को ध्यान में रखकर संविधान का अध्ययन किया जाना चाहिए। LIC ऑफ इंडिया मामले, देखिए LIC ऑफ इंडिया मामले 1995, LIC ऑफ इंडिया बनाम कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर LIC ऑफ इंडिया बनाम कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर 1995 के मामले में पुनः उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है। प्रस्तावना जो है वो संविधान का आंतरिक हिस्सा है।
अब देखिए संविधान के अन्य भागों की तरह भागों की तरह ही संविधान सभा ने प्रस्तावना को भी बनाया, परंतु तब जबकि अन्य भाग पहले से ही बनाए जा चुके थे। प्रस्तावना को अंत में शामिल किए जाने का कारण यह था कि इसे सभा द्वारा स्वीकार किया गया। जब प्रस्तावना पर मत व्यक्त किया जाने लगा तो संविधान सभा के अध्यक्ष ने कहा, प्रश्न यह है कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? इस प्रस्ताव को तब स्वीकार कर लिया गया, लेकिन उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्तमान मत दिए जाने के बाद की प्रस्तावना संविधान का भाग है, यह संविधान के जनकों के मत से साम्यता रखता है। इस प्रस्ताव को तब स्वीकार कर लिया गया, लेकिन उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्तमान मत दिए जाने के बाद की प्रस्तावना संविधान का भाग है, यह संविधान के जनकों के मत से साम्यता रखता है। यहाँ पे आपको 2 बातें, आपको 2 तत्व उल्लेखित है। प्रस्तावना ना तो देखिए प्रस्तावना ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और ना ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाने वाला है, और दूसरा यह गैर न्यायिक है, अर्थात इसकी व्यवस्था को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। अब यहाँ देखिए प्रस्तावना में संशोधन की संभावना। क्या प्रस्तावना में संविधान की धारा 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है? यह प्रश्न पहली बार ऐतिहासिक केशवानंद भारती मामले 1973 में उठा था। यह विचार सामने आया कि यहाँ पे कुछ मिटा हुआ भाग याचिकाकर्ता ने कहा कि अनुच्छेद 368 के जैसे संविधान के कुछ यहाँ पे पॉइंट मिटे हुए हैं के तत्व एवं मूल विशेषता जो कि प्रस्तावना में उल्लिखित है को ध्वस्त करने वाला संशोधन नहीं किया जा सकता। हालांकि उच्चतम न्यायालय में व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। न्यायालय ने अपना यह मत भेरूबारी सन 1960 के तहत दिया और कहा कि पूर्व में इस केस में संदर्भित निर्णय गलत था, और कहा कि प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है। बशर्ते कि मूल विशेषताओं में संशोधन नहीं किए जाए। दूसरे शब्दों में न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्ताव निहित मूल विशेषताओं को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित नहीं किया जा सकता। यहाँ देखिए पॉइंट नंबर 20 का यहाँ पे देखिए न्यायालय ने यह भी पाया कि हमारे संविधान की मूल भावना प्रस्तावना में उल्लिखित तत्वों पर आधारित है। यदि इनमें से किसी तत्वों को हटाया जाता है तो संविधान का ढांचा अक्षुण्ण नहीं रह पाएगा और तथा इसकी अखंडता भंग हो जाएगी। संसद की संशोधन की शक्ति में यह शक्तियाँ नहीं आती जो संविधान के मूल ढांचे में संशोधन करे एवं उसकी अखंडता को नष्ट करे। अब यहाँ पे देखिए अब यह प्रस्तावना केवल एक बार 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत संशोधित किया गया। इसके जरिए इसमें 3 नए शब्दों को जोड़ा गया: समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता। इस संशोधन को वैध ठहराया गया। अब यहाँ पे देखिए इससे आपको ये जो टॉपिक है अध्याय नंबर 4 वो पूरी तरह से फिनिश होता है। यहाँ पर आपको अध्याय है संघ एवं इसका क्षेत्र, जिसको हम अंग्रेजी बोलते हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरी को यहाँ पर देखते हैं। अब देखिए संविधान के भाग एक के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ एवं इसके क्षेत्रों की चर्चा की गई है। तो संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक में आपको संघ एवं इसके क्षेत्र की चर्चा की गई है। आपको देखिए यहाँ पर पहला टॉपिक आपके यहाँ पर राज्यों का संघ यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 1 में कहा गया कि इंडिया यानी भारत